न्यू टॉपिक लाइन इंटीग्रल्स। यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल है सिंपली जैसे आपने इंटीग्रल्स किए होंगे 10+2 लेवल, आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दिया गया है, उसका आपने एक रेंज आपको दे दी गई है से ए टू बी, उसके लिए आपने इंटीग्रेट कर लिया। जस्ट सिमिलर हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। उससे डिफरेंट थोड़ा ये है कि आपके पास फंक्शन अब सिंगल वेरिएबल में नहीं है, फंक्शन आपके पास मोर देन वन वेरिएबल का है, मे बी टू वेरिएबल और मे बी द थ्री वेरिएबल। ठीक है, उसमें आपको अब लीनियरली इंटीग्रेट करना है। लीनियरली वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको केवल और केवल एक ही जो लेंथ है उसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है। आप एरिया के अलोंग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब अगर मैं टू डायमेंशंस की बात करूं, ये सपोज मेरे पास टू डायमेंशन है, इसमें मुझे अगर इंटीग्रेट करना है किसी प्लेन के अंदर, अब प्लेन के अंदर भाई आपको इंटीग्रेट करने के लिए हमने अभी तक जो वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन किया है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट सपोज यहाँ है, इनको हमें इंटीग्रेट करना है, इनके बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास हो सकता है इस तरह से जा रहा हो सकता है कि ये पाथ हमारा कुछ भी जिगजैग फॉर्मेट में हो। ये डिपेंड करेगा कि पाथ हमें कौन सा लेके जा रहा है, किस पाथ के थ्रू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यही केवल आपको प्रोसीजर इस लाइन इंटीग्रल में सिखाया जा रहा है। बाकी सेम एज आपने जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए किया है, उसकी जगह पर आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पर 1 और 2 और 3 वेरिएबल यहाँ पर पुट किया जाएगा। डायरेक्टली आप जो dx ले लेते थे वो dx अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लीनियरली जो इंटीग्रेशन आपको x एक्सिस के अबाउट मिलता था वो अब यहाँ पर नहीं है। अब आप जिस भी डोमेन के अंदर हैं उस डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे, उन 2 पॉइंट्स तक रीच करने के लिए आपको एक पाथ डिफाइन किया जाएगा और उस पाथ के अलावा अब आपको इंटीग्रेट करना है। दिस पाथ मे बी द स्ट्रेट लाइन और मे बी द सम कर्व। सो ये डिपेंडिंग जो आपकी होगी दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन दीज पाथ्स। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा इसके अंदर। बाकी सेम डिटो आपका जो आपने अभी 10+2 तक इंटीग्रेशन प्रोसीजर पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल, वही सेम यहाँ पर आपके पास है। ओके, so our new topic is line integrals. ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, अब अभी मैंने पाथ तो बोल दिया। मैंने पाथ का मतलब सिंपली क्या हो गया, जब आप केवल लेंथ की बात करने लगते हैं, ठीक है, वो आपके पास लेंथ में भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है, तो उस पर कोई आपका कर्व पर जो कंडीशंस आएंगी वो आपको यहाँ पर केवल मेंशन करनी है। सो मैं पहला वर्ड इसके लिए यही लिख ले रहा हूँ कि लेट सी बी ए स्मूथ कर्व, मीनिंग कि आपका जो पाथ दिया है वो आपका नॉन ब्रेकेबल हो, मींस डिफरेंशिएबल हो आपके पास। ऐसा नहीं है कि पाथ आपका पता चला कि भाई इस रीजन के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच में इंटीग्रेट करना है, पहला यहाँ तक गया, दूसरा यहाँ से यहाँ है, आगे आपको पता ही नहीं कि ये ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं। इसके बाद हम अभी कुछ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी इसके अंदर कंसीडर करेंगे, उसको फिर ब्रेक करेंगे। जैसे आपने अपने यहाँ पर ए टू बी को ब्रेक किया होगा, से ए टू सी देन सी टू डी, तो हम फिर इसको ब्रेक कर लेंगे कि जो हमारे पास सी है वो पीस वाइज स्मूथ है। ठीक है, वन पीस आपका स्मूथनेस यहाँ तक आ गया, सेकंड पीस ऑफ स्मूथनेस आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो वो हम उससे बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ पहले स्मूथनेस से ही कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सी है, जो पाथ है, जो कर्व है जिसके अलॉन्ग में इंटीग्रेट करना है वो स्मूथ है। लेट्स सी बी ए स्मूथ कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये जो पैरामीट्रिक है इनको हम सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
जिससे कि हम किसी भी डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशंस में इसको इजीली रिजॉल्व कर सकें। x इक्वल्स टू एक्स टी, वाई इक्वल्स टू वाई टी एंड z इक्वल्स टू जेड टी। ये हमारे पैरामीटर्स हैं फॉर सम पैरामीटर वैल्यूज a इज लाइज बिटवीन t इज लाइज बिटवीन a टू b, ठीक है। और c अपना जो कर्व है, कर्व में भी आपके पास कंडीशंस होंगी, उसको यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। c इज ओरिएंटेबल मीनिंग, इसको इस तरह से, ये ओरिएंटेबल वर्ड को आप स्किप करके सिर्फ इतना समझिए कि आपने जो इक्वेशन लिए हैं, सपोज कि आपने लिख लिया x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपने t को तो क्या किया भाई, t मान लो आपने 0 से 1 दिया है, ठीक है। तो t तो आपका इंक्रीज कर रहा है, c पता चल रहा है आपके पास जो x है वो आपके पास कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया, वो चीजें ना हो, वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू या तो डिक्रीज करे या फिर इंक्रीज करे। तो ये जो ओरिएंटेबल वर्ड आपने यूज किया है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये बीच में ऑक्सीलेटरी नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर तक तो ये बढ़ता हुआ गया, फिर पर्टिकुलर टी के बाद फिर घटता हुआ आ रहा है, फिर बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर घटता हुआ आ रहा है। एक बार या तो ये इंक्रीज करेगा, टी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनली जाएगा, या फिर डिक्रीजिंग में ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर आपको वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि ये आपका ओरिएंटेबल यहाँ पर मीनिंग है। हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज बाद में कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें हमारी सेकेंडरी हैं। तो ये आपके पास इस तरह से कोई भी कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि हम उसको लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। मींस जो आपके एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको किसी सिंगल पैरामीटर से हम रिप्लेस कर सके। चलो डेफिनेशन, वैसे तो यहाँ से ये भी डेफिनेशन में ही पार्ट बन जाता। सपोज इफ एफ एक्स वाई जेड is defined on the smooth curve C with parametric equations again same copied, x equals to xt, y equals to yt and z equals to zt. Then line integral of f over c is given by इंटीग्रल c f x by z ds। यहाँ पर ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि आपने c के ओवर इंटीग्रेट किया है और यहाँ पर ds लिख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जस्ट अभी मैं पीछे आपको रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि आपके पास अब सीधे सीधे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है इन द अलोंग एक्स एक्सिस और एनी से अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग से सम जेड एक्सिस। तो आप उस पर डायरेक्टली एक्स या वाई या जेड की वैल्यूज को रन नहीं करा सकते। तो आपका कर्व बेसिकली इस तरह से कुछ आ रहा है जिसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। तो ये जो हम यहाँ पर एस ले रहे हैं, एस इज बेसिकली आर्क लेंथ, एस इज बेसिकली आर्क लेंथ ऑफ दिस कर्व। तो ये जहां पर भी मान लो ये पार्ट हमने डीएस ले लिया, ये स्मॉल सेगमेंट हो गया इस कर्व की आर्क का। अब पूरा अगर कंसीडर करेंगे देन दिस इज द एस, ठीक है। तो उसके ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज गिवन बाई just formula is same as given in integral form, limit delta s goes to 0, summation k goes from 1 to n f x k star y k star z k star डेल्टा एस के। ये जो आपने चैप्टर नंबर 12 डबल इंटीग्रल और देन ट्रिपल इंटीग्रल, उसके रेस्पेक्ट में जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन दी थी लिमिट, सेम वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट
then this integral is defined, provided limit exist. किसी को इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अभी हम वर्किंग प्रोसीजर फिर डिफाइन करेंगे, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर तो ये नहीं है। डेफिनेशन डिफाइन करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, देन आप मुझे बताइए कि किस पॉइंट पर क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। नो, ओके। एक दो पॉइंट्स हैं, हम उनको बाद में लेंगे। अब सबसे पहले अब जो पैरामीटर अगर आपके पास आ रहा है, यानी जो आप आर्क लेंथ ले रहे हैं, पहले उसको कैसे हमें रिजॉल्व करना होगा। तो लाइन इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, जिससे इसको सॉल्व कर सकें। सो लाइन इंटीग्रल इन टर्म ऑफ पैरामीटर टी। जो आपने कर्व लिया है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिए, तो क्या हम जो आर्क लेंथ ds है इसको उस पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अगर उसको हम पैरामीटर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लें, आई थिंक हम थोड़ा ज़्यादा इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने लिख लिया x डैश टी स्क्वायर बाई डैश टी स्क्वायर प्लस जेड डैश टी स्क्वायर। सो हमारा ये ds हो गया। अब t तो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है कर्व के लिए कि आपका t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, a टू b आपने डिफाइन कर दिया। सो हम जो इंटीग्रल है अबव इंटीग्रल, दिस वन, दिस कैन बी रिटन एज c f x by z ds कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पर क्योंकि आपके सारे वेरिएबल्स क्या हो गए, t के टर्म्स में चले गए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी है t की, f दिस इज xt बाई टी जेड टी, और जो ds है उस ds को पुट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म। दिस इज द इंटीग्रल x डैश टी स्क्वायर प्लस बाई डैश टी स्क्वायर जेड डैश टी स्क्वायर इंटू डी टी। भाई इस तरह से लिख सकते हैं इसे या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। मैं आर्क लेंथ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डीएस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं 3 डायमेंशंस में नहीं कर पाऊंगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपको 2 डायमेंशंस में कर दूंगा, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म्स में, और वहां से आपको ये बता दूंगा, वो इजिली आपको दिख भी जाएगा। सर ये जो x डैश y डैश z डैश ये सब है, ये डेरिवेटिव्स ही है ना? जी हाँ, ये डेरिवेटिव्स हैं, मैं आपको 2 डायमेंशंस में बता रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास सपोज करिए कि ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व आपके पास है, ये आपकी आर्क है, ठीक, कर्व पे आपको आर्क ही मिलेगी। अगर इसका स्मॉल सेगमेंट मैंने ये ds से रिप्रेजेंट कर लिया, x में कितना चेंज हो रहा है, वो चेंज आपके पास कितना आता है, आप लोगों को ये ds बताना था, तो इसके लिए देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या कह दिया, dx कह दिया, ठीक है, और ये जो आपके पास वैल्यू है इसको क्या कह दिया, dy कह दिया। अब अगर आपने ये इक्वेशन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिए x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, ठीक है, सो यहां से आप dx कितना लिखेंगे भाई, dx अपॉन dt विच इज x डैश टी, y कितना लिखेंगे dy अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा y डैश टी, ठीक है। अब देखो नॉर्मली तो ये ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ये कर्व मैंने बना दिया, लेकिन अगर आप इसको स्मॉल सेगमेंट में लेते हैं देन यू कैन कंसीडर अप्रोक्सीमेटली ए स्ट्रेट लाइन। क्यों बच्चे, ये जो आपने मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बहुत बड़ा, क्योंकि ds तो आपका बहुत स्मॉल सेगमेंट होगा,
then this curve is considered as a straight line like this. तो अब आप इसको जरा नोटिस कीजिए, मैं कलर थोड़ा सा इसको बदल के फिर बना दूं। मैं बात कर रहा हूं ये रेड शेडेड पार्ट, ये जो ट्राइंगल आपके बन रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपके पास ds क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, ds स्क्वायर इज dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, क्यों भाई, dx स्क्वायर प्लस dy। अब अगर मैं ds लिखना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब dx और dy अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पर dt से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर dt से डिवाइड कर दूं, और स्क्वायर रूट से बाहर मैंने ये dt डाल दिया। यस सर। और ये वैल्यू कितनी थी, x डैश टी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है y डैश टी स्क्वायर, और कितना आ गया बाहर dt। तो यही चीज हमने वहां पर 3 डायमेंशंस में लिखी हुई है, ये x डैश टी स्क्वायर, y डैश टी स्क्वायर, z डैश टी स्क्वायर इनटू dt इन प्लेस ऑफ दिस ds। ओके, सो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल जो ओवर द कर्व था, अब वो कन्वर्ट होके आ गया है आपका लाइन इंटीग्रल ओवर अ पैरामीटर टी, सिंगल पैरामीटर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आ गई है। यानी अब आपको जो फाइनाइट लिमिट है, जो डेफिनेट लिमिट है, वो अब आपको यहाँ पर मिल रही है। सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लिमिट डिफाइंड नहीं थी कि सी में आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है। सी सिर्फ आपको पॉइंट के फॉर्म में लिमिट दे सकता है, से दिस इज द पॉइंट, से मे बी पी, दिस इज द क्यू। तो आप ये सी को सिर्फ इतना लिख सकते थे कि दिस इंटीग्रल गोज फ्रॉम पी टू क्यू, बट पी और क्यू के थ्रू आप इसमें क्या वैल्यूज रखें, क्या वैल्यू x की रखेंगे, क्या वैल्यू आप y की रखेंगे, क्या वैल्यू आप z की रखें, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल रही थी। अगर आप तीनों वैल्यू रख भी लेते हैं तो केवल डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली यूज कर रहे हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का, जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। मैं आपको बाकी सब चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, पहले एक एग्जांपल कराता हूं जिससे आप इसको समझ पाए। सो वी प्रोसीड वन एग्जांपल, फिर मैं बाकी कुछ पॉइंट्स मुझे नोट डाउन कराने हैं वो मैं नोट कराता हूं। इवेल्युएटिंग ए लाइन इंटीग्रल इन 3 वेरिएबल्स, evaluate the line integral over c, c is any curve, x square z ds, where c is the helix, x equals to cos t, y equals to 2t, z equals to sin t, where t is goes from 0 to pi। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपको ये t की वैल्यू ना दी जाए, जैसे यहाँ पर इसने हेलिक्स बोला है। हेलिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल कर्व नहीं है, हम उसको बहुत इजीली ड्रॉ करके ये t के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। नॉर्मली आपको टी गिवन होगा, नहीं गिवन है, जस्ट लाइक से मे बी हम एक सर्किल ले लेते हैं, सर्किल के केस में हम जानते हैं कि पैरामीटर्स की वैल्यू क्या हो सकती हैं, तो उस पैरामीटर के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। सपोज अगर आपको x इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, y इक्वल टू साइन थीटा दिया है, r साइन थीटा, r कॉस थीटा, तो थीटा आप जानते हैं सर्किल के केस में आपको कितना लेना होता है, तो आप वहाँ पर फुल वैल्यू ले सकते हैं। अदरवाइज आपको वो डिफाइन करेगा, मे बी आपसे हाफ सर्किल दिस वन की बात की है तो वो डिफाइन करेगा, हाफ सर्किल आपको ये डिफाइन किया है तब भी आपको वो डिफाइन करेगा कि टी क्या होगा। तो ये बहुत कम चांसेस है कि आपको टी गिवन ना हो, अगर नहीं है तो किसी नोन कर्व पर आप इसको इजीली कंसीडर कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लो आपसे सिर्फ इस फर्स्ट ऑक्टेंट की बात की जाए, देन यू कैन फाइंड द टी वैल्यू 0 to π/2 थीटा, तो हम बोले सकते हैं। ऐसा बहुत ही कम में भी 1% चांस है, नहीं तो 99% चांसेस केसेस में आपको टी गिवन होगा। और ये सिर्फ इस बुक के क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रहा हूँ कि आपको पैरामीटर की वैल्यू नॉर्मली हर बार गिवन होगी, अदरवाइज आपको कोई नॉन ग्राफ फिगर दी जा रही है देन वो स्किप कर सकते हैं। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हुआ भाई,
चलिए वो अपने आप आ जाएगा, इतना आई होप इससे नीचे नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। आपको इंटीग्रेट इवेल्युएट करना है, इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर जेड, दिस इज योर एफ ds, and where c is the helix, equation is given x equals to cos t, y equals to 2t, z equals to sin t, and the t values are given 0 to pi. So आप जानते ही हैं कि कैसे इसको आपको इंटीग्रेट करना है, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। So find x dash t. What is the x dash t? Minus sin t. Y dash t. What is y dash t? Is 2. Z dash t. Z dash t is the cos t. Further evaluate ds, which is given as x dash t square plus y dash t square plus z dash t square into dt. ये तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है एंड dt आउटसाइड द स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, दिस इज द cos स्क्वायर t प्लस 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी इट्स नॉट cos, this is the minus sin t square, this is cos t square into dt. Squaring this and adding, sin square t plus cos square t is 1, so this is the 1 plus 2 square is 4 dt, this one is square root of 5 dt. Hence integral over c f x y z ds can be written as integral a to b f x t y t z t into square root of x dash square plus y dash square plus z dash square dt. So integral over c x square z ds, integral 0 to pi a to b. What is the limit of t? T is goes from 0 to pi. X is the cos t, and what is the z? Z is the sin t, and ds is square root of 5 dt. So इनको इंटीग्रेट कर लीजिए। Let cos t is something u, then this is minus sin t, dt is du. So this one and this goes into minus du. Integral 0 to pi, मैंने लिमिट नहीं चेंज की है, this is the u square into square root of 5 into du is with negative sign, so minus of square root 5 is taken out. इंटीग्रेट दिस u स्क्वायर कितना हो गया, u क्यूब बाई 3, ठीक है, 0 to pi. नाउ पुट u वैल्यू, u कितना है आपका cos t, यानी cos क्यूब t अपॉन 3, दिस इज 0 to pi. सो माइनस रूट 5, दिस इज द cos क्यूब ऑफ pi, अब 3 भी टेक आउट कर लो, माइनस cos क्यूब ऑफ 0. So what is this value? Minus root 5 by 3. Its value is minus 1. This is the plus 2 root 5 upon 3. So this is the required result.